तो हाँ हाँ, तो एक हम बात करते हैं थोड़ा ब्रीफली। आई विल डिस्क्राइब फर्स्ट एंड देन we'll go into the detail of those things because everything is interconnected। तो जिससे एक सेंस बने आपका, और ये लगे कि आपको पता लगे कि भाई क्या चीज है ये। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस व्हाइट बोर्ड। थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पता है। ठीक है, हमें ये पता है इसके सेंटर में क्या कहते हैं, एक मिनट होल्ड करिए। हम्म, तो सॉरी, ऑन किया मैंने माइक अपना। हाँ, अच्छा। सो हम बात कर रहे थे कि पहली चीज, जब हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में जब हम सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझते हैं, तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका सेंट्रल टेंडेंसी सारी होती है, एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू, यू कैन से, प्लस माइनस 3 सिग्मा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 0, एंड देन ये +1 सिग्मा, +2 सिग्मा, +3 सिग्मा। सिमिलरली यहाँ पे भी +1 -1, सॉरी, that is, you can say -1 sigma, and then -2 sigma and -3 sigma. And we assume that all the main major population lies between this, right? Like, so ये सारा यानी कि करीब 95% ऑफ द पॉपुलेशन इसके बीच में होती है, और वो कोई भी ट्रेट, कोई भी वेरिएबल हम लेते हैं, वो सारे के सारे वेरिएबल इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। हमने बहुत बार एग्जांपल लेके IQ, एटीट्यूड और बहुत सारी चीजों को लेके लास्ट क्लासेस में समझा। ठीक है, अब हमारा एक तो क्या कहते हैं, अब आ जाता है जो हमें समझना है कि हमने जो लास्ट क्लास में समझा वो था कि कैसे हम सैंपल लेते हैं। यहाँ से हम, अगर ये हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के मीन को हम म्यू बोलते हैं। ठीक है, और जब इस पॉपुलेशन से सैंपल्स लिए जाते हैं, यानी चाहे वो सैंपल 1 है, सैंपल 2 है, सैंपल 3, वॉट एवर सैंपल्स वी टेक, एंड दे ऑल्सो फॉलो द सेम थिंग। एंड वी ऑल्सो नो दैट कि जो हमारा सैंपल है, बिगर द सैंपल है ना, वो उसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपको आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात हम करते हैं ना। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होता है, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या है, एक टेंटेटिव एजम्पशन है कि क्या हो सकता है। तो एक होती है आपका H0, जिसको हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं, है ना। हाइपोथेसिस मींस कि दो वेरिएबल्स के बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये हम मान के चलते हैं। एंड देन आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है, वो एक दो A1 A2 या 1 2 3 हो सकते हैं कि देयर आर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये हम यहाँ पे बोलते हैं। तो ये आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, सो बट मैं बोल रहा हूँ तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो ये हम हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। जब हाइपोथेसिस बन गई, अब इसकी टेस्टिंग की बात आती है। ठीक है, अब टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने बोला कि टेस्ट करने के लिए एक तो कुछ चीजें जो हमारी इंपॉर्टेंट क्या है, सैंपल लेने का जो तरीका है।
यानी सैंपल डिजाइन आपकी क्या है, जो हमने पहले ही डिस्कस कर ली है कि अगर हम रैंडम सैंपल लेते हैं तो देयर आर हाई चांसेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपलिंग कैसे करते हैं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट। ठीक है, एक तो ये है, ये अगर ये हमारी दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है, राइट नहीं है, देन इट इज लाइक पॉसिबल दैट आपका जो सैंपल साइज सैंपल है इट इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ योर पॉपुलेशन। ठीक है, अब इसके बाद हमने बात कर ली थी हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे, हम आ गए थे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल टूल यूज करते हैं। स्टैटिस्टिकल टूल्स क्या हो सकते हैं, एक तो नॉन पैरामेट्रिक एंड पैरामेट्रिक, जो हम आगे करेंगे इनका डिटेल में, उनके नाम हमने कुछ डिस्कस कर लिए थे, टी टेस्ट, जेड सेट, काई स्क्वायर, मैन वेटनी टेस्ट, क्रुस्कल वैलिस टेस्ट। सो ये कुछ टेस्ट के नाम हमने डिस्कस किए थे जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं। अब हमारी हाइपोथेसिस कितनी बेहतर तरीके से हम उसको क्या कहते हैं टेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमने क्या किया था कि हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की जैसे हमने यहाँ पे बात की है, अगर हम देखें तो अब हम ये जानते हैं कि ये जो एरिया है और ये जो एरिया है ये एक्सट्रीम एरियाज हैं। तो हमारे सैंपल में भी अगर हमने ये सैंपल S1 लिया है और ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व फॉलो करता है तो ये एक्सट्रीम एरियाज हैं। यानी अगर यहाँ पे कोई हमारा स्कोर्स आते हैं तो वो इस पॉपुलेशन को, जो मेजर पॉपुलेशन है, उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जैसे मैंने बात किया था कि देयर आर टेबल्स, हम स्कोर्स निकालते हैं कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू, और उन स्कोर्स को हमारे पास कुछ जेड स्कोर टेबल्स होती हैं, टी स्कोर टेबल्स होते हैं वहां, और वहां पे हम उसको चेक करते हैं कि उससे ज्यादा है या कम है, या मींस वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। वो हम देखेंगे जब हम टेस्ट करेंगे तो और बेहतर तरीके से उसको समझेंगे। तो ये चीज आती थी। अब एक चीज और हमने जो डिस्कस की थी वो, अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एरर्स क्या हो सकती हैं ये हमने समझा था। एरर कौन कौन सी होती है, अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो आप जाके यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है तो आप चेक कर सकते हो, जो अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे। तो अब उसमें आपका होता है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स होते हैं। ठीक है, अब टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर्स, यानी कि एक एरर क्या है कि जो H0 है, ठीक है, H0 है, यानी जो ये हाइपोथेसिस आपका है टाइप 1 टाइप एरर 2 वाली एरर का अगर हम बात करें तो अगर ये आपकी जो हाइपोथेसिस क्या कहती है, वो ये कहती है कि दो चांसेस हो सकते हैं, या तो नल हाइपोथेसिस सही है यानी ट्रू है लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी देयर इज नो रिलेशनशिप, लेकिन हम ये मान के हमारे रिजल्ट में ये आ रहा है कि आपका जो क्या बोलेंगे, आपका जो हाइपोथेसिस है वो नहीं ठीक है, मतलब आप उसको ट्रू है पर उसको आप रिजेक्ट कर रहे हैं, जबकि उसको एक्सेप्ट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरी कंडीशन आपकी ये हो सकती है कि अगर हम देखें कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है ना, कि नल हाइपोथेसिस क्या है कि अगर हम बात करें कि नल हाइपोथेसिस की अगर हम देखें, अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू नहीं है और उसको हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, वो ही दूसरी प्रॉब्लम वो हो सकती है। ठीक है, कि नल जो अल्टर जो आपकी नल हाइपोथेसिस है, या तो ये, इसको ऐसे देखें, या तो ये आप ऐसे ज्यादा समझ में आएगा, जो हमने ये जस्ट रिवीजन कर रहे हैं हम, या तो ये ट्रू हो सकती है या ये फॉल्स हो सकती है। ठीक है, तो ट्रू, अगर ये ट्रू है तो इसको एक्सेप्ट होना चाहिए, अगर एक्सेप्ट हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ट्रू है इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, अगर हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं तो ये एरर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि अगर आपका जो नल हाइपोथेसिस है ट्रू है और उसको हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। उसी तरीके से नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और उसको हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं, इट्स ओके, राइट डिसीजन है। लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और फॉल्स होने के बाद हम उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं
हमने कुछ एग्जांपल्स भी लास्ट क्लास में किए थे। तो अगर हम इसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं और वो फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि क्या कहते हैं वो फॉल्स है। तो ये एरर हो सकती है। इन्हीं को हम टाइप 1 टाइप 2 एरर बोलते हैं। पीछे जाके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आता है जो हमने बात की थी, अगर सिलेबस में हम देखें तो ये टाइप 2 टाइप, बस जस्ट आई एम रिवाइजिंग इट। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है ये मैंने बता दिया था आपको, ये मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप एक बार उसको देखिए। तो अब क्या होता है, अब ये चीज है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या हो गया कि दो, यूजुअली हम अपनी स्टडीज में 0.05 या 0.01 का सिग्निफिकेंस लेवल लेते हैं। 0.05 का मतलब है हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ कहीं आ रहा है, और 0.01 का मतलब है यहाँ कहीं पे आ रहा है, मतलब और कॉर्नर्स पे आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारा रिजल्ट, हम अगर 0.05 पे हम ये देखते हैं, 0.5 मीन्स हो गया 95% और 0.01 का मतलब हो गया 0.99%। तो अब या तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, मतलब 100% तो नहीं होता है, लेकिन 95% हम श्योर हैं कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है दैट इज राइट। अगर 0.005 पे सिग्निफिकेंट हो रही है, हमारा सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उसी तरीके से अगर 99% पे होते हैं तो यूजुअली कम करते हैं, ज्यादातर हम साइकोलॉजी में 95% यानी 0.05 पे हम रिजल्ट्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। तो ये आपका जो है, ये जो हो गया, ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया आपका, कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ में आप बोल रहे हैं, 99% और 95% और लेस देन। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक जिसका भी ऑन है। तो ये हमारा हो गया लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ हम ऐसा बोल रहे हैं। तो 0.05 एंड 0.01 इज योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये हमारा डिसाइड करता है कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ में हम ये कह सकते हैं कि हमारा रिजल्ट कितना बेहतर है या श्योर है, कितनी श्योरिटी के साथ में हम इन सारी चीजों को बोल सकते हैं। अब आता है दूसरा कॉन्सेप्ट था पावर ऑफ द टेस्ट, है ना, ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। पावर ऑफ द टेस्ट मतलब कितना एक्यूरेटली। इससे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 टाइप 2 एरर की, जो हमने बात की थी। टाइप 1 को हम अल्फा और टाइप 2 को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पावर ऑफ द टेस्ट क्या है? पावर ऑफ द टेस्ट ये है कितना एक्यूरेटली वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर पाता है। हमारा टेस्ट, जो भी टेस्ट हम यूज करें, टी टेस्ट, जेट टेस्ट, कोरिलेशन टेस्ट, लीनियर रिग्रेशन, व्हाटएवर वी आर यूजिंग, तो कितना प्रॉपर तरीके से वो हमारी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर रहा है एक्यूरेसी के साथ में, तो उस टेस्ट को उसको हम पावर ऑफ द टेस्ट आप कह सकते हैं। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, पावर ऑफ द टेस्ट हो गया। तो ये चीजें हमने अभी तक डिस्कस की। ठीक है, अब इन्हीं से सारा रिलेटेड है, थोड़ा हम गो थ्रू करेंगे, पहले पी वैल्यू एंड देन बाकी की चीजें। ठीक है, तो पी, तो और क्या था हमारा सिलेबस में? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, पावर ऑफ द टेस्ट, पी वैल्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। स्टैंडर्ड एरर की मतलब कितना एरर के चांसेस हैं, कि मतलब हमारा जो सैंपल आया है, इसको मैं एक बार और ब्रीफली आपको बताता हूँ, जिससे, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए मैं दोबारा से आपको एक साथ इनको सबको बता। तो स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? आई थिंक समवन वांट्स टू ज्वाइन, एडमिट। ठीक है, तो अब आप कितना एक्यूरेटली करता है? तो जैसे ये आ गया आपका, ये सैंपल हो गया, है ना, ये आपका पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, तो हमारा जो सैंपल है वो पॉपुलेशन के उसके अंदर जो स्कोर्स हैं, यानी इसके अंदर जो आइटम्स बोल सकते हैं, जिनको आइटम्स मींस जो इसके अंदर पॉपुलेशन है, तो वो सैंपल पॉपुलेशन इससे, इनके मीन से कितना डिविएट करती है, कि कितना डेटा जो है कितना वेरी करता है, कितने, तो उन सारी चीजों को हम वेरिएशंस
स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन और उसका स्क्वायर निकालते हैं तो स्टैंडर्ड एरर वगैरह हम निकालते हैं। तो ये बेसिकली ये बताता है कि हमारा डेटा जो है वो कितना, ऐसे समझो कि जितना डेटा हमारा इस सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास होगा उतना बेहतर है, लेकिन कितना डिस्पर्स करता है, कितना डिविएट करता है फ्रॉम मीन, दैट इज व्हाट यू कैन से डेविएशन इज, लाइक। तो स्टैंडर्ड एरर एंड ऑल दे कैलकुलेट दैट थिंग कि हम जो कह रहे हैं, जो हमारा डेटा है वो कितना वेरी कर सकता है इधर से उधर। तो ये चीज आपका हम लोगों ने किया हुआ था। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट पी वैल्यू। ऑलरेडी वही ने पी वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट। सो ये तो वो हमें एक बार बात कर लेते हैं। तो हमारा स्टैटिस्टिक्स हमें पता है क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं, इन्फ्रेंशियल क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है हमारी, कि जब हम बात करते हैं कि जब हमने पॉपुलेशन से सैंपल लिया और सैंपल पे हम कोई स्टैटिस्टिक्स लगा रहे हैं, उससे हम इन्फ्रेंसेस निकाल रहे हैं पॉपुलेशन के बारे में। मतलब ये हमारी पॉपुलेशन है, यहां से हमने एक सैंपल लिया और इस सैंपल पे हमने टेस्टिंग की या इस पे रिसर्च किया और एक कुछ रिजल्ट्स आए, है ना। ये रिजल्ट्स हमने यहाँ ये बोला कि इनके बारे में, ये जो इसके बारे में ट्रू है वो इनके बारे में भी ट्रू है। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्रेंसेस। यहाँ पे हमने इन्फ्रेंसेस निकाला, इसलिए इसको हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है। एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो हमने बात की थी, जो जस्ट डिस्क्राइब करती है, जैसे मीन मीडियन, कि भाई क्या किस तरह का डेटा है, क्या चीजें हैं, वो उसकी बात हम बात करते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब आती है तो वहां पे पी वैल्यूज की बात आती है और एस्टिमेशन यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात आती है, जो हमने आपको बताया हुआ। तो पी वैल्यू को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्या होता है ऑन पेपर, अदरवाइज मैंने एक आपको आइडिया दिया हुआ है। तो पी वैल्यू क्या है? पी वैल्यू इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए रिजल्ट इक्वल टू और मोर एक्सट्रीम देन व्हाट वाज एक्चुअली ऑब्जर्व। एक्सट्रीम्स का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। तो या तो वो आ रहा है जहां जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जैसे बीच में आ रहा है, या वो बिल्कुल एक्सट्रीम में आ रहा है। तो पी वैल्यू वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन इन पियर्सन chi-square टेस्ट। The smaller the p-value, the larger the significance, because it tells that investigator that the hypothesis under consideration may not adequately explain the observation. तो smaller the p-value, the larger the significance, उतना ज्यादा significantly आप बोल सकते हैं, because it tells the investigator that the hypothesis under consideration may not be adequately explains the observation, क्योंकि वो extreme में जा रहा है डेटा। तो अब जैसे अब इस पिक्चर के थ्रू हम समझें जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी वर्क है। अब एक चीज और हमने जो लास्ट क्लास में बात की थी, वन टेल एंड टू टेल टेस्ट, है ना। तो वन टेल क्या है? जब हम मान के चलते हैं हमारी हाइपोथेसिस बताती है कि इस साइड में आएगा या तो एक या फिर इस साइड में आएगा, हो सकता है हमारा रिजल्ट, तो तब ये होता है वन टेल टेस्ट। अगर हमें नहीं पता है इस साइड भी जा सकता है, इस साइड भी जा सकता है, देन वी कॉल इट टू टेल टेस्ट। लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल के साथ में भी बात की थी। तो अब क्या आता है, मोस्ट लाइकली ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आते हैं? यहाँ पे आएंगे। देखो ये लिखा हुआ है, ये ज्यादातर जो ऑब्जर्वेशन हमारे हैं वो इस एरिया में आने चाहिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में। हमने पहले भी अभी बात की और पहले भी हम करते चले आ रहे हैं, क्योंकि सारा स्टैटिस्टिक्स का खेल ही यही है, यही सारा कुछ बताता है आपको। तो अब वेरी लाइकली ऑब्जर्वेशन इस साइड में, वेरी अनलाइकली ऑब्जर्वेशन इस साइड में, ये जो आ रहा है एरिया आपका, ठीक है। ऑब्जर्व डेटा पॉइंट ये हो गया। सेट पॉसिबल रिजल्ट, ए पी वैल्यू सेटेड ग्रीन एरिया इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जर्व रिजल्ट अराइजिंग बाय चांस। बाय चांस, क्योंकि बाय चांस क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि यूजुअली अगर हमारा सैंपल अच्छे से ठीक से हमने लिया है, रैंडमली सिलेक्ट किया है और वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी को फॉलो करता है, तो जो भी रिजल्ट्स हमारे आएंगे वो यहाँ पे आने चाहिए मिडिल में, राइट। क्योंकि ज्यादातर लोग तो यहीं पे हैं, लेकिन बाय चांस कुछ ऐसे भी लोग आ सकते हैं जो एक्सट्रीम में हो। तो अब क्या होता है, तो पी वैल्यू हमें क्या दिखाता है, ये जो एरिया है, हमें अगर हमारा डेटा यहाँ पे आ रहा है कहीं या यहाँ पे आ रहा है, ये एक्सट्रीम वैल्यूज है, ठीक है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई ज्यादातर तो ये है कि मतलब 99% तो ये लोग हैं, 95 to 99%।
लेकिन एक डेटा जो हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो यहाँ का आ रहा है, तो इसका मतलब ये बाई चांस हमारे पास आ गया है। तो ए पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जर्व रिजल्ट एराइजिंग बाई चांस। बाई चांस जो है वो आपका अनलाइकली उसमें आ गया, क्योंकि ये भी अनलाइकली है, ये भी अनलाइकली है, हमारा रिजल्ट आना चाहिए कहीं इसके मैच करते हुए, तो इसको हम पी वैल्यू बोलते हैं। तो पी वैल्यू क्या हुआ, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जर्व रिजल्ट एराइजिंग बाय चांस, कि बाय चांस आ रहा है, ये आपके सैंपल को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं करे, सीधी सी बात। तो द वर्टिकल कोऑर्डिनेट, ऐसे देखिए, द वर्टिकल कोऑर्डिनेट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ईच आउटकम कंप्यूटेड computed under null hypothesis, the p value is the area the curve past the observed data points। तो जो observed data points है मतलब ये probability है, जितना हम ऊपर जा रहे हैं ये सारा डेटा ये हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अकॉर्डिंग सेंटर में आ रहा है, लेकिन हमारी जो ये है पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, अगर इस यहाँ पे कहीं पे बीच में है तो वो ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो और अगर नहीं है तो ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। अगर हम ये कहें, अगर हमारी नल हाइपोथेसिस आती है और नल हाइपोथेसिस हमें ये बोलती है कि हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है, अगर हमारी नल हाइपोथेसिस, उसका मतलब क्या है कि नल हाइपोथेसिस हम मान के चलते हैं कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन अगर हमारा नल हाइपोथेसिस क्या कहते हैं एक्सेप्ट हो जाती है तो हम मान के चलते हैं नहीं रिलेशनशिप, अगर रिजेक्ट हो जाती है तो मान के चलते हैं कि रिलेशनशिप है। तो अब इसके जो हमारा जो सिग्निफिकेंस है, यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग है सिग्निफिकेंट है या नहीं है, उसमें ये स्टेप्स होते हैं, ये जो है ये स्टेप्स ऑलरेडी हमने बात की है, बस ब्रीफली मैं बता रहा हूँ, लास्ट क्लास में किया था कि रिसर्च क्वेश्चन आपके पास एक होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं, है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इरेनियस कंक्लूजन, डिटरमाइन कि क्या प्रोबेबिलिटी है आपका कि क्या हो सकता है, चॉइस ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट, स्टैटिस्टिकल टेस्ट आप कौन सा यूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन योर डेटा, कि आपका ऑर्डिनल है, नॉमिनल है, कैटेगोरिकल है या रेशियो स्केल पे है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट कि नॉन पैरामीट्रिक पैरामीट्रिक क्या टेस्ट आप यूज करेंगे, आप ये डिसाइड करते हैं, फिर आप उसका पी वैल्यू निकालते हैं, एंड देन इन्फ्रेंस करते हैं। इन्फ्रेंसेस क्या होता है जो मैंने आपको बता रखा है, एंड देन आफ्टर यू विल रीच कंक्लूजन। तो रिसर्च क्वेश्चन आपको पता है क्या होता है, आई एम नॉट टेलिंग दैट, नल हाइपोथेसिस ऑलरेडी आई टोल्ड यू। देन आपका आता है ये टाइप 1 टाइप 2 एरर, ऑलरेडी हो सकता है कि कल मैंने बात की थी, कल में मींस लास्ट क्लास में, कि भाई हम अपनी जो टाइप 1 एरर है उसको हम क्या कहते हैं डिसाइड कर सकते हैं। टाइप 1 एरर क्या कि हम कितना कॉन्फिडेंस इंटरवल लेंगे, अगर 0.05 लेना है या 0.01 लेना है। लेकिन एक चीज है, अगर हम टाइप 1 एरर को कंक्लूड करते मतलब सॉरी कंट्रोल करते हैं, जितना हम इसको कम करते जाएंगे उतना टाइप 2 एरर बढ़ती जाएगी, ये भी सही है। तो हमें एक बैलेंस लेके चलना पड़ता है। हमारा टॉपिक क्या है, लास्ट क्लास में एग्जांपल्स भी हमने दिए थे कि क्या टॉपिक है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम कितना टाइप 1 एरर एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 टाइप 2 एरर हमारा हो गया, ये आपका, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं जैसे मैंने आपको बताया, है ना। यूजुअली हम क्या करते हैं 0.05, मैंने ये भी बता दिया, अभी भी बताया, पहले भी बताया था, है ना। तो ये यूजुअली हम सेट करते हैं। तो अब 0.05 हमने किया, तो अगर ये देखो 0.025 लिखा है, मीन्स अगर हमारा 2 टेल टेस्ट है, कहने का मतलब है दोनों साइड में 0.05 है तो एक तरफ 0.025 हो जाएगा, एक 0.05। अगर 1 टेल्ड है तो एक ही साइड में 0.05 आपका आ जाएगा। ये भी मैंने आपको कल बताया था, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, अगर आप नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं इसको सारा समराइज कर रहा हूँ दोबारा से, क्योंकि आगे हम पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट करने वाले हैं, यही सारे कॉन्सेप्ट्स वहां पे यूज होंगे, ठीक है। अब पावर ऑफ द टेस्ट की जगह हम बात करें टाइप 2 एरर यानी फॉल्स नेगेटिव कंक्लूजन, तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि टाइप 2 एरर क्या होती है। तो अब टाइप 2 एरर क्या होगी, स्टेटिंग नो डिफरेंस व्हेन एक्चुअली देयर इज मिसिंग ए ट्रू डिफरेंस, कि भैया यहाँ पे हम कह रहे हैं कि डिफरेंस, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्या है डिफरेंस है, और हम उसको
नहीं नोटिस कर पा रहे हैं अपने रिजल्ट्स में। तो अकरेंस सैंपल साइज, और ये कब हो सकता है जब हमारा सैंपल साइज छोटा होगा, क्योंकि जितना छोटा सैंपल साइज उतना ज्यादा एरर होने के चांसेस, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि बड़ा सैंपल लें, बट हम टाइम और बाकी चीजों को कंसीडर भी करते हैं। तो क्या हो गया, इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, है ना। और कन्वेंशनली एक्सेप्टेड टू बी 0.01 to 0.2 हम लेके चलते हैं, यानी 0.8 to 0.9 लेके चलते हैं, यानी 80 to 90% सेटिस्फैक्ट्री अगर है तो हम मान के चलते हैं कि बीटा है। तो पावर ऑफ द टेस्ट क्या हो गया, 1 माइनस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस बीटा। पावर ऑफ द स्टडी हम 1 माइनस बीटा से निकालते हैं। देन कट ऑफ फॉर पी वैल्यू, आर्बिट्री कट ऑफ 0.05, 5% चांस ऑफ फॉल्स पॉजिटिव कंक्लूजन, है ना। एंड पी वैल्यू is greater than point, p value is less than 0.05 statistically significant, S0 rejects and accept H1, यानी ये रिजेक्ट हो जाएगा अगर p वैल्यू 0.05 पर से लेस है। ये हम टेस्ट में जब करेंगे, जब आप रिसर्च करेंगे या कोई स्टडी पढ़ते हैं, वहां पे आप इसको देखोगे। अगर p वैल्यू आपका 0.05 पे क्या है, इज लेस देन है, लेस देन, ये लेस देन का साइन होता है से कम है, तो क्या होगा, हम कर देंगे 0.0, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी और एक्सेप्ट हम करेंगे जो भी है 0.05 भी 0.01, यूजुअली हम 0.05 लेते हैं, ठीक है। एंड p वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05, स्टेटमेंट नॉट सिग्निफिकेंट, एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस एंड रिजेक्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा से वीडियो देखना, मैं ये डाल दूंगा, पब्लिकली अवेलेबल रहेगा आप उसको, और कोई क्वेश्चन होगा आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं जब आप क्लास में आते हैं, ठीक है। या हम आगे टेस्ट में करेंगे तो बार बार हम ये बातें करते रहेंगे, सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाए, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग चीजें होती हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, और इसको अगर समझ लिया तो आपका बेस जो है बहुत अच्छा रहेगा। आप आगे पीएचडी या कुछ करना चाहते हैं तो वहां पे भी, या कल को किसी को आप एज ए प्रोफेसर गाइड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें भी, बाकी सारी चीजों में भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आया अपनी आप स्टडी कुछ कंडक्ट करना चाहते हैं, सपोज आपका अपना क्लिनिक है, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं एक तरीके के, तो उनके ऊपर भी आप स्टडी कर सकते हो, डेटा कलेक्ट कर सकते हो, पेपर छाप सकते हो, सो ऑल दैट थिंग कैन बी डन, so because that is very necessary. So testing the potential harmful intervention, a value is said to be, alpha value is said to be 0.0055. तो क्या कहते हैं, हाँ यूजुअली हम कितना सेट करते हैं 0.05 पे, यानी 95% एक्यूरेसी के साथ में हम करते हैं। एंड अगर बहुत कम है, यानी मैं जैसे मैंने बोला था 0.001, so then the null hypothesis appears not realistic because the difference could harder ever arise due to chance when the null hypothesis is true. तो अब क्या है, ये लो p वैल्यू है, यूजुअली हम इसको इसमें नहीं यूज करते हैं अपने उसमें टेस्ट ऑफ स्टेट। तो अब टेस्ट, तो ये हो गया आपका p वैल्यू, है ना। तो p वैल्यू का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर है। तो अब इसमें आगे क्या है, अब p वैल्यू हम कैसे निकालते हैं एक बार देख लेते हैं। In order to arrive at the p value, we need to compute the test statistic. अब टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या है, जो भी आप करते हैं, टी टेस्ट, काई स्क्वायर या सारे टेस्ट जो भी आप करते हैं, getting the p value, each test statistic has sampling distribution from which p value for the corresponding value of the statistic can be noted from available tables. तो अब आपका जो रिजल्ट आया, यानी कि टी टेस्ट किया आपने, या आपने जेड टेस्ट किया, या आपने काई स्क्वायर निकाला, उसमें आपको कुछ स्कोर मिला, आप बात करेंगे आगे हम देखेंगे, तो उसमें आपको क्या कहते हैं, उसमें जो आप सपोज आपका कुछ भी स्कोर आया, मान लिया 1.65 आपका आया, वो क्या कहते हैं टी टेस्ट पे टी वैल्यू आई है आपकी 1.65, तो 0.0 आपने किया भी होगा, हो सकता जब आपने अगर रिसर्च किया है, तो 0.05 पे आप पी वैल्यू देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं, टेबल्स आपके पास दी होती हैं वहां पे देखते हैं, और आप ये देखते हैं कि क्या ये इससे बड़ा है या इससे छोटा है, ये जो वैल्यू आपकी आई है टेस्ट पे उससे बड़ा है या छोटा है, उसके बेस पे आप डिसाइड करते हैं सिग्निफिकेंट है या नहीं है, 0.05 पे, 0.001 पे, जिस पे भी आप देखते हैं, ठीक है। किया है किसी ने रिसर्च किया इस तरीके से। Inferences, if the obtained p value is smaller than the
ये अल्फा है, अल्फा स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। अगर क्या है, देखिए ये ध्यान रखना है, अगर p वैल्यू इज स्मॉलर देन द लेवल ऑफ ए स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। तो ए, अगर p वैल्यू की जो आपकी आई है, आपका जो टेस्ट पे जो वैल्यू आई है उससे कम है, p वैल्यू इज स्मॉलर देन द लेवल ऑफ, जो भी आपका रिजल्ट आया है, देन इट इज, क्या आप कह सकते हैं, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, इट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, यानी जो भी डिफरेंस आया है वो सिग्निफिकेंट है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, यानी दोनों में डिफरेंस है, हम ये नहीं कह सकते कि दोनों में डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली अगर ज्यादा आ जाती है तो नॉट सिग्निफिकेंट, नल हाइपोथेसिस कैन नॉट बी रिजेक्टेड, यानी कोई डिफरेंस नहीं है। यही हर एक टेस्ट, हर एक रिसर्च पेपर जब आप उठा के देखोगे वहां आपको मिलेगा p वैल्यू कितना है, कितना जेड स्कोर आया है, p वैल्यू कितना उससे ज्यादा है या कम है, उसके बेस पे हम कंक्लूजंस निकालते हैं। The results are statistically significant, decided whether the observed difference are clinically important. If significant, see if the sample size was adequate enough not to have missed the clinically important difference. ये हमारा, अगर हमारा सैंपल साइज गड़बड़ है तब भी हम गड़बड़ कर सकते हैं। तो द पावर ऑफ द स्टडी tells us the strength which can conclude that there is no difference between the two groups. और कितना एक्यूरेसी के साथ में कोई टेस्ट इस चीज को डिसाइड कर सकता है कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, उसी को हम पावर ऑफ द टेस्ट बोलते हैं। हाँ, तो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस यानी स्टैटिस्टिकली जब सिग्निफिकेंस आ गया किसी चीज में, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहां पे रियल, necessarily that mean real significance. The sample size is large, even very small differences can have a low p value. तो जब सैंपल साइज बड़ा होता है तो p वैल्यू कम हो सकती है, क्योंकि वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लैक ऑफ सिग्निफिकेंस डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, कि अगर नहीं सिग्निफिकेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि नल हाइपोथेसिस है। If sample size is small, there could be a real difference, but we are not able to detect. तो ये सैंपल साइज पे डिपेंड करता है बहुत सारी चीजें। तो इसीलिए जब हम कोई रिजल्ट कोट करते हैं तो हम सिर्फ 95%, मैक्सिमम 99% एक्यूरेसी के साथ में हम ये कह सकते हैं कि ये रिजल्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं है ना। इसीलिए हम इसको जब लिखते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि भाई डिफरेंस है, हम ये कहते हैं कि हमने स्टैटिस्टिकली हमने डिफरेंस पाया, ठीक है। सो हम कह सकते हैं देयर इज ए सिग्निफिकेंट ऑन स्टैटिस्टिकल टूल वी फाउंड दैट देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस। सो ये भी हो सकता है one or two sided p value. If they are interested in only find out whether the test drug is better than the control drug, we put the 0.05 under only one tail of the test. ये मैंने आपको बता दिया था, एक बार ब्रीफली मैं सिर्फ आपको बता देता हूं कि अगर हमारा ये हमारी पॉपुलेशन है, अगर हमारा इंटरेस्ट है कि भाई जो ड्रग्स हम टेस्ट कर रहे हैं उससे बीमारी ठीक होती है या नहीं होती है, यानी दो टेस्ट हैं, एक दो ड्रग हैं D1 एंड D2, तो हमें दोनों को कंपेयर करना है कि क्या D1 D2 से बेटर है ना। तो बेटर होने के लिए हमें ये नहीं देखना है कि हम इस बात ही नहीं कर रहे हैं कि इसका कुछ नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हम इस साइड तो जा ही नहीं रहे, हम सिर्फ एक साइड में देखना चाहते हैं। तो ये हो गया वन टेल टेस्ट, डिपेंडिंग ऑन टॉपिक ये डिसाइड होगा। तो हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारा टेस्ट D1 D2 से बेटर है या नहीं है, ड्रग 1 ड्रग 2 से बेटर है या ड्रग 2, तो हम ये जानना चाहते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है। तो हम सिर्फ इस साइड में देखना चाह रहे हैं, तो 0.05 जो हम लेंगे वो पूरा का पूरा इस साइड में होगा, मैंने पहले भी बताया। अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि D1 के नुकसान और फायदे दोनों देखना चाह रहे हैं, है ना, कि साइड इफेक्ट और पॉजिटिव D1 D2 के देखना चाह रहे हैं, इनमें कुछ है, तो अब पता चला हम इस साइड में देखना चाह रहे हैं और इस साइड में कि इतने लोगों पे पॉजिटिवली ठीक रहे, मतलब इफेक्ट डालता है, इतनों पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, इतनों पे बहुत कम रिजल्ट आता है, तो दोनों साइड देख रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे, 0.025 इधर हो जाएगा, 0.025 इधर हो जाएगा, टोटल आपका 0.5 हो जाएगा। तो ये टू टेल और क्या कहते हैं वन टेल टेस्ट जो मैंने
थोड़ी देर पहले आपको बताया था. Again, I have repeated the same thing. Any question from anyone? तो ये आ गया p वैल्यू अंडर राइट टेल. अगर इस साइड में है तो ये, टू टेल में ऐसे, या इस साइड में है तो इस तरीके से. ये आपके टेस्ट उसके ऊपर डिसाइड होगा. तो p वैल्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर. p वैल्यू इज द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट व्हिच null hypothesis would be rejected when a specified test procedure is used on a given data set. तो जो डेटा आपके पास है वो, तो p वैल्यू क्या है, वो स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है जहां पे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं, है ना. ज्यादातर हम 0.05 लेते हैं. टाइप 1 एरर का मतलब होता है फॉल्स पॉजिटिव कंक्लूजन, यानी कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, राइट. तो इस तरीके से हम लोग टाइप 1 टाइप 2 एरर, p वैल्यू, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड. तो अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो दिस इज द वन थिंग. एंड अदर इज, हम क्या बात कर रहे थे, तो कोई क्वेश्चन है अभी आपका? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो. Any question from anyone? No sir. अब आ जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. ऑलरेडी बता दिया है मैंने, जस्ट रिपीट कर रहा हूँ. इसको मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, है ना. टाइप 1 टाइप 2 एरर हमें पता लग गया, ठीक है, क्या है. इनको अल्फा और बीटा से हम लोग करते हैं. तो अब ये देखो क्या कहते हैं, reject a true null hypothesis, type 1 error, accept a false, then it is 2. इसको हम अल्फा, इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, ये याद रखना, है ना. तो अब हम आते हैं ये रिजेक्शन एरिया ये हो जाते हैं कि यहाँ पे टाइप 1 में, टाइप 2 में हम किस तरह से रिजेक्ट करते हैं, है ना. तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका यही हो गया कि कितने लेवल के, कितने कॉन्फिडेंस के साथ में आप ये बोल रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस आपकी राइट है या रॉन्ग है. 0.05 यानी 95% एक्यूरेसी के साथ में आप ऐसा बोल रहे हैं, या आप सिर्फ 0.99% के साथ में. यूजुअली हम तो, अब ये कॉन्सेप्ट्स आई थिंक आपको क्लियर है. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से. अगर ये देखिए आप यहाँ पे, अगर हम देखें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमने क्या किया, probability, a formulation of types, null hypothesis, alternate hypothesis, I think it is clear. Type 1 type 2 error हमने ये बात कर ली. Level of significance हमने बात की. Power of the test हमने बात की और डिस्कस किया. p वैल्यू हम टेबल से देखते हैं कि 0.05 पे कितना p वैल्यू दिया हुआ है और हमारे रिजल्ट में कितना आ रहा है, वो उससे कम है या ज्यादा है. उसके बेस पे हमें डिसाइड करेंगे कि हमें जो हमारा रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है. कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर ये भी हमने बात की. कॉन्फिडेंस इंटरवल ये भी हमने बात की कि भाई 9.05 से जो लेवल पे हमारा कितना आ रहा है, यानी 95% सिक्योरिटी के साथ में हम ऐसा बोल रहे हैं. तो दिस वाज द एंड ऑफ यूनिट 4 नाउ, है ना. तो देयर आर टोटल 12 यूनिट्स, 4 यूनिट्स यानी 1/3 वी हैव कंप्लीटेड in almost I think 17-18 classes. So we are hopeful कि next month यानी अगस्त सितंबर तक हम कंप्लीट कर लेंगे सारा. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो करने वाले हैं वो है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस. नाउ यू नो व्हाट इज द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस एंड ऑल. सो ये हम लोग करेंगे, और जिसमें पैरामीट्रिक के नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आते हैं